गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में पाठ 15वां नीलकंठ के को पढ़ रहे थे। हमारा आधा पाठ रह गया था। आज हम उसे पूरा करेंगे। बच्चों ध्यान से सुने और बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल कर इस पाठ का पेज नंबर 113 पेज नंबर पर हम आज पाठ को पूरा करेंगे और इसे पढ़ेंगे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजीरों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढंक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। वसंत में जब आम के वृक्ष की सुनहली मंजीरों से लद जाते कि जब आम के वृक्ष पर सुनहरे सुनहरे आम, वह जो आम का वृक्ष था सुनहरी पत्तियों और आम से लद जाता था, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था। और अशोक का जो पौधा है वो नए लाल पल्लवों से अच्छी तरह से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था। अस्थिर का अर्थ है बेचैन। तब वह नीलकंठ जो वह जाली अपने जाली घर में, मतलब कि जहाँ पे उसे उस पिंजरे में रखा गया था उसे मोर को, तो वह इतना व्याकुल इतना बेचैन हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। अगले पेज पर देखिए, पेज नंबर 114 114 नंबर पेज। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। कि नीलकंठ जो मोर था और राधा जो मोरनी थी, उनकी सबसे प्रिय ऋतु कौन थी? वर्षा ऋतु। उन्हें सबसे अच्छी क्या लगती? वर्षा का मौसम उन्हें अच्छा लगता, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मोर नाचता है तो वो कब नाचता है? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे वहाँ हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तिर्व से तिरवतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। कि वसंत के आने का इंतज़ार करते हुए उनकी वसंत के आने की जो आहट थी, या जब हवा चलती थी तो उन्हें उनकी जो मंद केका, उनकी जो मोर की जो आवाज़ थी, केका होता है मोर की आवाज़, वह गूंजने लग जाती थी। कि तीव्र तेज गति में गूंजने लग जाती थी, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। मानो कि उन्हें ऐसे लगता था कि बूंदों की पंक्तियां उतरने लगी हैं। पंक्तियां होती हैं लाइनें। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता था। कि जब मेघ क्या है? बादल के गरजने की आवाज़ आती थी, तब उनके तन में नृत्य का आरंभ होता था, उनके नाच का आरंभ शुरू हो जाता था। फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, जितना अधिक मेघ बादल, यानी कि जितना अधिक बादल गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिम माहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। कि जैसे जैसे वर्षा तेज होती जाती, नीलकंठ का जो डांस था, उसका जो नृत्य था, नाच था, वह उतना ही तीव्र गति से बढ़ता जाता। कि जैसे वर्षा बढ़ती, नीलकंठ वैसे वैसे ही खुश होकर उस बारिश में नाचता, तेज गति से नाचता। उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। कि उसकी जो केका का, मोर की जो आवाज़ थी, और जो तेज़ी से बढ़ती जाती और मंद्र से मंद्रतर होता जाता। कि तेज़ गति से धीरे से तेज़ गति में बढ़ जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर
दाहिना पंख और बाहिना पंख फैलाकर सुखाता। कि जब वर्षा थम जाती, वर्षा रुक जाती, तब मोर जो है नीलकंठ है, वो क्या है, नीलकंठ क्या करता, अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख सुखाता और बाहिने पंजे पर बाहिना पंख सुखाता सुखा सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों की चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते। कभी ऐसा भी होता कि मोर और मोरनी, नीलकंठ और राधा एक दूसरे के पंखों से में जो बूंदें थी उसका पानी पी पी कर, जो बूंदें गिरी होती थी उसे पी कर उसके गीलेपन को दूर करते या उसे सुखाते। इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमिसाल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। कि जब उन्हें इस प्रकार देखकर या उन्हें इस प्रकार करते देखकर ऐसा आनंद, ऐसी खुशी का उत्सव मिलता, या ऐसे आनंदोत्सव की रागिनी में बेमिसाल स्वर कैसे बज उठता कि पता ही नहीं चलता था कि कितना अच्छा वह सीन लगता या इतना अच्छा वह आनंदित हो उठते उनकी ये बेमिसाल स्वर देखकर, कैसे वह नाचते और कैसे वह एक दूसरे के पंख सुखाते। यह भी एक करुण कथा है, यह भी एक करुण कथा। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की और नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। इस बार अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इस बार उन्होंने संकल्प किया कि अब वे किसी पिंजरे की तरफ नहीं देखेंगे, और उन्होंने संकल्प लिया कि वह किसी पक्षी की तरफ नहीं देखेंगे। लेकिन इस बार जो बड़े मियाँ के पास मोरनी पड़ी थी उसको अनदेखा करना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। मोरनी राधा के समान ही थी, उसके गूंज, जो मोरनी थी वह राधा के समान थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। कि जो बड़े मियाँ के पास मोरनी पड़ी थी, वह उनके पैर के पास जो मोरनी पड़ी थी वह उसके जो उंगलियां थी वह टूटकर इकट्ठी हो गई थी और वह अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़िया मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने का कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। कि जब वह उन्हें घर ले आए, 7 रुपये देकर उसे कार की अगली सीट पर घर ले आए और फिर एक बार वह फिर अपने पढ़ने लिखने का कमरा, उनका जो था पढ़ने लिखने का जो रूम था, वह किस में बदल गया, अस्पताल में। पंजों पर मरहम पट्टी की और दवाई वगैरह लगाने से, उनकी देखभाल करने से महीने भर में मोरनी की उंगलियां ठीक हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। उंगलियां तो वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, लेकिन वह अब थोड़ा चलने लगी, चाहे वह डगमगा कर ही, मतलब कि चलती फिर गिर जाती और डगमगा कर चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा उसका कुब्जा। तब उस मोरनी को कहाँ रखा गया, जाली घर में पहुंचाया गया और उसका नाम क्या रख दिया, अब कुब्जा। ना के अनुरूप का
नाम के अनुरूप का स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। जिस प्रकार उसका नाम रखा था कुब्जा, और वैसा भाव से कुब्जा ही प्रमाणित हुई। यानी कुब्जा किसी हम कहते हैं कि जिसके शरीर वगैरह सुंदर नहीं होता उसे हम कुब्जा कहते हैं। जिसका बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, सुंदर नहीं होता, उसे कुब्जा कहा जाता है। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। अब कुब्जा उन्हें साथ देती। अब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे, लेकिन जब कुब्जा को जाली घर में लाया गया और वह उनको देखती और वह कुब्जा उन्हें मारने दौड़ती। चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली। अपनी चोंच से कुब्जा ने मार मार कर राधा की कलगी तोड़ डाली और उसके साथ रहना चाहती थी। वह उसके साथ न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसकी किसी भी और पशु पक्षी से, जीव जंतु से कोई मित्रता नहीं थी। जाली घर में, पिंजरे में वह नीलकंठ को किसी के समीप आने देना नहीं चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए। तब राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंख से छुपाई बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मारकर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। और फिर अपने जो ठूंठ जैसे पैर थे, ठुड्डे जैसे पैर जो थे, मुड़े हुए, उंगलियां मुड़ी हुई थी, तो उसे ठूंठ जैसे पैरों से उन्हें छितरा दिए, बिखेर दिए, उनके अंडों को तोड़ डाला। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। इस कलेश या कोलाहल से, इस शोर से, उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया और राधा की दूरी हो गई और नीलकंठ की खुशी का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा कि जो नीलकंठ था जाली घर से निकल कर भाग जाता। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा। एक बार नीलकंठ कई दिन आम की पेड़ पर छुपा बैठा भूखा प्यासा। जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा, वहाँ से बहुत प्यार से उन्होंने उतारा उसे। लेखक ने एक बार मेरी खिड़की से शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा होता जाता। फिर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ कि जब एक बार नीलकंठ अपनी पूंछ, एक दिन सवेरे जब जाकर देखा तो नीलकंठ पूंछ फैलाकर, अपनी पंख और पूंछ फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा था जैसे खरगोश अपने बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता है। मेरे कि उन जो लेखक के पुकारने पर भी उसके न उठने का उसे संदेह हुआ, शक हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला,
मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीज धार से उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ ने न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही कि जब नीलकंठ मर गया। और आज तक यह पता नहीं चला कि नीलकंठ क्यों मरा। उसे कोई बीमारी भी नहीं थी, न ही उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे कि उसके जो रंग बिरंगा उसका शरीर था वह अभी भी उसका जो शरीर था वैसे ही उस पर किसी प्रकार की चोट का कोई निशान नहीं था। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम नदी में बहाने ले गई और जब मैंने वहाँ पे उसे बहाया तो उसकी जो पंखों की पंखों की जो चंद्रिकाओं से प्रतिबिंब होकर गंगा का चौड़ा जो पाट था वह विशाल मयूर के समान लगने की ऐसे लग रहा था कि जब उसे बहाया गया था कि गंगा भी विशाल हो गई है और उसके मयूर के समान तरंगित हो गई है, खूबसूरत सुंदर हो गई है। नीलकंठ ने न रहने पर नीलकंठ जब नहीं रहा तो राधा भी उसकी निश्चेष्ट सी हो गई, यानी बेसुध सी हो गई, बेहोश होकर एक कोने में पड़ी रही। वह कई बार भाग कर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार की वह उसका इंतज़ार राधा नीलकंठ का कि भी उसने सोचा कि वह कई बार भाग कर गया है, शायद अब भी वह वापस आ जाएगा, लेकिन वह उसका इंतज़ार करती हुई दरवाजे पर दृष्टि लगाए रहती। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। कुब्जा ने इस कोलाहल के साथ उसकी खोज आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, अचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सिएशन कुत्ती सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। अब क्या ये कजली जो थी वो भी मर गई थी क्योंकि उसे अल्सेशन कुत्ती ने उसे काट डाला था, उसकी गर्दन पर निशान डाल दिए थे। इस बार कलह, कोलाहल और इस प्रकार शोर मचाने वाली द्वेष, प्रेम या ईर्ष्या या प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका और वह भी कि कौन थी, जो कुब्जा थी वह मर गई, परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय की। अब लेखक यहाँ कह रहे हैं, जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, वो यहाँ पे कह रही हैं कि इस बार भी पक्षियों ने जो मुझे इस प्रकृति की विभिन्नता का परिचय दिया है वह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राधा जो थी अब वह प्रतीक्षा में अकेली रह गई। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता, मेघाच्छन्न बादलों का छाना, कि मेघाच्छन्न क्या होता है, बादलों का छाना, कि जब बादल जो है वो आकाश में छा जाते तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर की जो आवाज़ है उसको तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती। अपनी आवाज़ को तीव्र गति में कर नीलकंठ को बुलाती कि नीलकंठ तुम कहाँ चले गए, तुम कब आओगे। इसके बाद बच्चों हम अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और मैं आपको प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। प्रश्न उत्तर आपके अभ्यास में कार्य में दिए गए हैं। पेज नंबर हम नीचे 115 पे दिए होंगे, आपके अभ्यास 116 पर, सॉरी
116 पर आपके प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आप वहाँ से प्रश्न उतार कर इसके उत्तर करेंगे। शब्दार्थ में अब आपको करवा रही हूँ बच्चों, एक बार आप सुन लीजिए शब्दार्थ, फिर अगली में आपको वीडियो में शब्दार्थ एक बार लिखवा दूँगी। एक बार सुनिए शब्दार्थ। अनुसरण, अनुसरण क्या होता है? पीछे पीछे चलना। अनुसरण क्या होता है? पीछे पीछे चलना। अगला निरीक्षण, निरीक्षण क्या है? जांच। निरीक्षण क्या है? जांच। मुनासिब, उचित। मुनासिब, उचित। कौतूहल, उत्सुकता। कौतूहल, उत्सुकता। ग्रीवा, गर्दन। ग्रीवा क्या है? गर्दन। संरक्षण, रक्षा करने वाला। संरक्षण, रक्षा करने वाला। केका, मोर की आवाज़। केका, मोर की आवाज़। सारांश, सारांश क्या है? निरीक्षण, जो मोरल होता है सारांश। निरीक्षण, निष्कर्ष, सॉरी निरीक्षण नहीं, निष्कर्ष, मॉरल। जो हम सारांश कहते हैं कि इस कविता का सारांश क्या है, इस कविता का भाव क्या है, उसे क्या कहते हैं? निष्कर्ष। उपरांत, अगला है उपरांत, बाद में। और नेक्स्ट मेघाच्छन्न, बादलों का छाना। एक बार फिर सुनिए। अनुसरण, पीछे पीछे चलना। निरीक्षण, जांच। मुनासिब, उचित। कौतूहल, उत्सुकता। ग्रीवा, गर्दन। संरक्षक, रक्षा करने वाला। केका, मोर की आवाज़। सारांश, निष्कर्ष। उपरांत, बाद में। मेघाच्छन्न, बादलों का छाना। धन्यवाद बच्चों। इसके बाद में आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी जो हमारे अभ्यास कार्य में दिए गए हैं। नीचे दिए हुए हैं। मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। बच्चों आप सभी पाठ को ध्यान से एक बार उनकी रीडिंग करो। इन्हीं पाठ में से आपको छोटे प्रश्न उत्तर आएंगे एमसीक्यूज बनकर। आप वो प्रश्न उत्तर कहीं से भी पाठ में से लिए जा सकते हैं, ये करवाए नहीं जाएंगे बच्चों। आप अपने आप पाठ की रीडिंग कर कर हर चैप्टर को आप पाठ थॉरली रीड करोगे, उसे अच्छी तरह से एक बार पढ़ोगे मेरे पढ़ाने के बाद। इसीलिए मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इसमें से आप प्रश्न उत्तरों को ढूंढ सकें अपने आप। ये आप एक एक शब्द के जो वन वर्ड हैं एमसीक्यूज क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आप ध्यान से कर पाओ। धन्यवाद बच्चों।